वो अभी अभी अपने विभाग से घर पहुंचा था और सामने ही उसकी माँ सावित्री जी बैठी हुई थीं। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वह काफी देर तक रोती रही हैं। सब ठीक है ना मम्मा? उनके पास बैठते हुए अरमान राठौर बोला। पायल ने रिश्ता तोड़ दिया है, सावित्री जी बोलीं तो अरमान उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। सावित्री जी ने तो जैसे उनके सिर पर कोई पहाड़ गिरा दिया था। यह आप क्या कह रही हैं? मेरी सगाई हुई है उसके साथ, वो तड़प कर बोला। वो शादी कर चुकी है कोर्ट में जाकर, सावित्री जी ने कहा तो वह हाथ बांध कर रह गया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अरमान राठौर की पायल के साथ 3 साल पहले सगाई हुई थी। वो पुलिस में एसपी के पद पर तैनात था और एक बहादुर व ईमानदार इंसान था। पर आज वह अपनी मोहब्बत के हाथों इसलिए हार गया क्योंकि उसकी बहादुरी और ईमानदारी दौलत के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। पायल ने एक मशहूर बिजनेसमैन रोहन मल्होत्रा से पसंद की शादी कर ली थी, जबकि कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी होने वाली थी। आज उसकी मोहब्बत की कहानी खत्म हो गई थी। वो कमरे में जाकर गुमसुम पूरी रात सोफे पर बैठा सिगरेट पीता रहा और अपने आप को अंदर ही अंदर जलाता रहा। पायल से उसने दिल से मोहब्बत की थी। पायल का घर उसके घर के बराबर वाला घर था। जब उसने अपनी पसंद अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ फौरन रिश्ता लेकर पायल के घर गई थी और उन लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं था। यूं जल्दी ही दोनों की मंगनी हो गई थी। अगले दिन वह खुद को संभालते हुए फिर से अपने खोल में लौट चुका था। चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। कुछ दिनों के बाद पायल की विदाई भी हो गई और वह अरमान राठौर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। मगर अरमान की दिनचर्या वहीं रही। सुबह निकलता, रात को देर तक बाहर रहता। उसने अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम जरूर मनाया था, लेकिन अकेले कमरे में चेहरे से उसने कोई भी भाव जाहिर नहीं होने दिया था कि वह पायल की बेवफाई से किस कदर टूट चुका है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वह जल्दी घर लौट आया था। जैसे ही लॉन में दाखिल हुआ तो उसकी बहन काव्या आई हुई थी। उसे मिलने के बाद वह पास ही बैठ गया। सावित्री जी ने नौकरानी को आवाज देकर चाय लाने को कहा तो वह वहीं बैठकर टीवी पर शो देखने लगा। अच्छा, तो तुम मुझे बता रही थी कि तुम्हारी ननद मीरा की बेटी का फिर से रिश्ता टूट गया। अब क्या वजह हुई? अचानक सावित्री जी ने पूछा तो अरमान भी चौंक गया। हाय मम्मा, क्या बताऊं, मैं आपको फिर से वही शर्त रख दी उसने। मेरी सास ने उसे बहुत समझाया। मीरा दीदी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ ना कुछ तो देंगे ही, फिर दिक्कत क्या है। मगर वह तो डटकर कहती रही कि ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करेगी जो मेरी दौलत के लालच में मेरी तरफ बढ़ेगा, और जिसे दहेज का लालच होगा वो दहेज के सख्त खिलाफ है। बाकी वह कहती है कि गिफ्ट जितने मर्जी दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर कोई दहेज की डिमांड करेगा तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इस रिश्ते पर भी सब कुछ ठीक जा रहा था। लड़के वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। हम सब लोग खुश थे कि चलो स्नेहा का घर बस जाएगा, लेकिन बस आखिरी टाइम पर लड़के की माँ के मुंह से गलती से निकल गया कि मेरी 2 लड़कियां हैं, बस दोनों को खुश कर देना, हमें भले ही कुछ मत देना, मेरी दोनों लड़कियों के लिए डायमंड का एक एक सेट बनवा देना। बस फिर क्या था, स्नेहा भड़क गई और रिश्ते से इनकार कर दिया, और इसी वजह से उसका रिश्ता 3 बार टूट चुका है। काव्या बोलती जा रही थी। तुम्हारी उस दौलत के घमंड में चूर भांजी में कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं है, अरमान ने मुंह बनाकर कहा। तुम उसे कभी मिले नहीं हो ना, इसीलिए कह रहे हो। वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। बाकी वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो क्यों समझौता करें जब लोग उसकी दौलत की वजह से उसके पास आते हैं और दहेज की मांग करते हैं। इसी दहेज की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां आज तक अपने बाप के घर बैठी हैं। बस इसी चीज के खिलाफ है वो, और उसी के लिए लड़ती है, और यह घमंड नहीं है भैया। काव्या ने हमेशा की तरह उसकी साड़ी ली। हाँ, तुम तो कहोगी क्योंकि वह तुम्हारी दोस्त जो है, लेकिन मुझे तो वह घमंड ही लगती है। चलो किसी दिन मिलकर देखते हैं कि उसमें कितने गुण हैं, अरमान ने मुंह बनाकर कहा और फिर वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। काव्या की ननंद मीरा तलाक के बाद अपने भाई देवेंद्र सिंह के घर पर रहती थी। काव्या के पति और मीरा में उम्र का काफी फर्क था, और मीरा की बेटी स्नेहा देवेंद्र सिंह की पत्नी काव्या से थोड़ी ही छोटी थी और उसकी बहुत लाडली भी थी, क्योंकि स्नेहा की मामी बनने से पहले वह उसकी एक अच्छी दोस्त भी रह चुकी थी, जबकि अपने मामा देवेंद्र सिंह में तो स्नेहा की जान बसती थी।
मीरा ने देवेंद्र के साथ उसका बिजनेस संभाल रखा था। बल्कि अगर यह कहा जाए कि मीरा ने बिजनेस को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब वह तलाक के बाद सिंह हाउस आई थी, उस वक्त उसके कुछ ही वक्त बाद उसके पिता का सदमे से देहांत हो गया था और उस वक्त देवेंद्र अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश में था। कुछ समय के बाद जब वह वापस आया तो दोनों बहन भाई ने मिलकर बिजनेस को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि सिन्हा इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। एक दिन जब काव्या स्नेहा के बुलाने पर उसके घर पूजा में शामिल होने गई तो देवेंद्र सिंह उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया था और पहली ही फुर्सत में उसने अपना रिश्ता भेज दिया और यूं चुटकी में सगाई और शादी हो गई। दोनों की जिंदगी पिछले 2 सालों से बहुत अच्छी चल रही थी, मगर स्नेहा का इन 2 सालों में 3 बार रिश्ता टूट चुका था। मैं तो कहती हूँ कि अरमान के लिए उधर ही रिश्ता डाल देते हैं। क्या ख्याल है? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक सावित्री जी ने काव्या के दिल की बात कह डाली। यह तो बहुत अच्छा ख्याल है मम्मा। मैं आज ही जाकर मीरा दीदी से बात करती हूँ। अगर वह मान गई ना, बस फिर शादी पक्की समझिए। लेकिन उससे पहले आप अरमान से बात कर लें, काव्या ने खुशगवार लहजे में कहा और फिर दोनों उसी वक्त अरमान से बात करने चली गई। उसने पहले तो साफ साफ मना कर दिया, मगर सावित्री जी के रोने पर घबराकर आखिरकार हाँ बोल ही दिया। और वैसे भी वह एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करके पायल को यह जताना चाहता था कि उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर रिश्ता तय हो गया था और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। आज अरमान की शादी थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। शादी के कुछ ही देर बाद वह विदा करवाकर स्नेहा को अपने घर भी ले आया था, मगर अचानक ही केस के सिलसिले में उसे उसी रात बाहर जाना पड़ा, तो वह उसे मिले बिना ही निकल गया। रात के आखिरी पहर अरमान कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की फिजा में ऐसी की ठंडक के साथ मेहंदी उपट्टन और फूलों की मिलीजुली खुशबू ने उसका स्वागत किया था। उसने साइड में लगा बटन ऑन किया तो कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह गया। बेड के बाग पर जो गुलाब के फूलों की लड़ियां लगाई गई थीं, वो एक तरफ उतार कर रखी हुई थीं। स्नेहा का जरीदार भारी लहंगा आधा सोफे पर और आधा जमीन पर था और गहने ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे पड़े थे। अरमान की साफ सुथरी और सलीकेदार आदत इस बिखराव को देखकर बुरी तरह बिगड़ गई। एक पल को तो वह जैसे चक्कर खाकर रह गया और फिर उसकी नज़र बिस्तर के बीचों बीच लेटी अपनी नई नवेली बीवी के चेहरे पर पड़ी। मेकअप से साफ निखरी हुई गेहुआ रंगत और मासूम चेहरा उसे जैसे एक झटका सा लगा। अब उसे समझ आया कि शादी पर पायल बात बात पर उस पर ताने क्यों कस रही थी। पायल ने कई बार कहा था, लड़की तो बहुत खूबसूरत ढूंढी है तुमने, मगर वो उसके ताने का मतलब समझ नहीं पाया था। पायल की दूधिया रंगत और तीखे नैन नक्श के आगे स्नेहा की गेहुआ रंगत कुछ भी नहीं थी। एक पल में ही पायल का हसीन गुलाबी सिरापा उसकी आंखों के सामने घूमा था और सामने लेटी बेड पर एक नज़र उसने स्नेहा को देखा तो गुस्से की चिंगारियां उसके पूरे वजूद में उठने लगीं। आज उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व किसी अनदेखी आग में जल रहा हो। वो फिर से हार चुका था, जिसे वह जताना चाहता था कि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं। आज वही उसकी हंसी बना रही थी। दिल तो चाहता था कि सब कुछ तहस नहस कर दे, मगर खुद पर काबू पाते वो वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया तो उसकी नज़र फिर से उसके चेहरे पर पड़ी। वाह, क्या रंग रूप है मैडम का! अरमान दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। और घमंड तो इन मैडम को ऐसा है जैसे खुद को कोई मिस यूनिवर्स समझती हो। इन मिस यूनिवर्स ने 3 बार अपना रिश्ता खत्म करवाया है। चेहरा अच्छा होता तो क्या करती है? फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी शर्ट उतारी और कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया। कपड़े बदलने के बाद वह बिस्तर पर थोड़ा सा सिर टिकाकर बैठ गया, लेकिन दिल की जलन किसी तौर कम नहीं हो रही थी। बार बार नज़र सोई हुई स्नेहा के चेहरे पर पड़ जाती और उसका गला तक कड़वा हो जाता। ऐसे ही जलते कलते कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। कुछ देर के बाद कमरे में तेज रोशनी पड़ी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने झट से हाथ आंखों को ढक लिया, फिर आधी खुली निगाहों से देखा तो स्नेहा नहा धोई एकदम फ्रेश कमरे में सुबह की आरती कर रही थी। हल्का हल्का धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। अरमान को घुटन का एहसास हुआ। तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं? अभी अभी आंख लगी थी और तुमने लाइट ऑन करके और पूरे कमरे में यह धुआं फैलाकर मेरी नींद खराब कर दी।
वो गुस्से से उठते हुए बोला, अकल तो शायद आप में नहीं है कि सुबह सुबह आरती के वक्त सोए पड़े हैं। वह भी रूम थी और उससे कुछ कहकर कोई बच नहीं सकता था। अरमान उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। पहले दिन की दुल्हन और जबान इतनी तेज, वो एकदम उठकर बैठा था। तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई कि अपने पति से कैसे बात करते हैं? अरमान उसकी बात पर बुरी तरह भड़क उठा था। लगता है आपने अपनी बीवी से कैसे बात करनी है यह अपने बाप से सीखा है। वो एकदम तमतमाकर बोली, हाउ डेयर यू। अरमान एकदम झटके से उसकी तरफ बढ़ा और उसे खींचकर अलमारी के साथ लगा दिया। जब मेरी माँ पर ऐसे बात करोगी तो मुझसे चुप रहने की उम्मीद मत रखना, उसने एकदम गरज कर कहा था। आपने यह सोचकर मुझसे शादी की होगी कि देवेंद्र सिंह की मासूम सी भांजी है, तो आप जो भी करेंगे मैं चुप रहूंगी तो यह आपकी भूल है। स्नेहा ने निडर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम में तुम्हारी माँ जैसी ही आदतें होंगी। उन्हीं जैसी बेबाक और बदतमीज देखा था उन्हें शादी में। काव्या की तुम तो उस वक्त दूसरे देश पढ़ने गई थीं, मगर उनकी कैंची जैसी जुबान के जो जलवे थे, न उनसे ही पता चल गया था कि तुम्हारी परवरिश किसने की है। अरमान तमतमाकर बोला, और आप में शायद आपके माँ बाप की घटिया परवरिश, उसके आगे के शब्द अधूरे रह गए थे, क्योंकि अरमान का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ स्नेहा के गाल पर पड़ा। स्नेहा ने अपने गाल पर हाथ रखकर बेबसी नजरें उठाकर उसे देखा। आने वाले समय में मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अरमान ने उसका मुंह दबोचकर कहा। फिर उसने तकिया उठाया और ऊपर छत की ओर चला गया। छत के बीचों बीच रखे बड़े लकड़ी के तख्त पर तकिया रखकर चारों तरफ लगे पर्दे खोलकर लेट गया। कुछ ही देर में किसी और की आंखों में आंसू भरकर वो गहरी सांस लेकर चैन से सो गया था। स्नेहा ने जिंदगी में पहली बार थप्पड़ खाया था और वह शॉक्ड रह गई थी। किसी दुल्हन के साथ ऐसा स्वागत होता है, उसने यह कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फूट पड़ी। मेरी तकदीर भी आप जैसी निकली माँ, उसने दिल ही दिल में मीरा को कहा। वो 12 साल की थी जब उसकी माँ का तलाक हुआ था और उसने पापा को मीरा को बेरहमी से मारते हुए देखा था। मीरा मार खाकर भी उस घर से जाना नहीं चाहती थी, मगर एक दिन उसकी माँ की सहनशक्ति का बांध टूट गया जब उसके बाप ने अपने कारोबार के लिए स्नेहा को बुरे कामों के लिए उकसाया। मीरा तो जैसे पागल हो गई थी। उस दिन अपनी बेटी स्नेहा के लिए मीरा ने पहली बार भुवनेश पर हाथ उठाया था और इस पर आग बबूला होकर भुवनेश ने उसी वक्त मीरा को तलाक दे दिया। मीरा अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल आई। स्नेहा के नाना जब सारी हकीकत जाने तो अपनी बेटी के दर्द को देखकर गुमसुम से हो गए और उसी सदमे में भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन मीरा ने स्नेहा को हौसला दिया और साथ ही उसके मामा देवेंद्र ने भी हर पल उसका साथ दिया। स्नेहा ने दुनिया की और धर्म की दोनों तरह की पढ़ाई की और हर लिहाज से वह एक परफेक्ट लड़की बनकर उभरी। जब भी उसे कमतर समझने का एहसास हुआ, उसने अपनी एक गुरुमाँ से बातें की, जो हमेशा उसे वह आत्मविश्वास देती जिसकी उसे ज़रूरत थी, और फिर उसने अपना मुकाम पहचाना। वो खुद से प्यार करती थी, क्योंकि उसकी गुरुमाँ ने कहा था, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता वह किसी से प्यार नहीं कर सकता, और अपने आप से प्यार करने का मतलब है हक के लिए लड़ना। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और आज फिर वैसे ही कहानी दोहराई गई थी। वह लड़की जिसने 1 महीने से अपनी शादी के खूबसूरत ख्वाब संजोए थे, सब कुछ एक झटके में छीन लिया गया, पर यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। स्नेहा ने आंसू बेरहमी से पोंछे और दिल में अरमान से कहा, यह पहली और आखिरी बार है मिस्टर अरमान राठौर। अगर इसके बाद मेरे मुंह पर थप्पड़ आया तो तुम्हें तबाह करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। उसके बाद उसने अपनी पूजा अर्चना की और फिर बाहर आ गई। बाहर आई तो सावित्री जी नाश्ते की तैयारियां कर रही थीं। वह गुड मॉर्निंग कहते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? जी आंटी, अगर चाय मिल जाए, तो उसने झिझकते हुए पूछा तो सावित्री जी मुस्कुरा दी। मेरे अरमान को भी यही आदत है, सुबह उठते ही चाय पीने की। उसकी आंखें तभी खुलती हैं। वह अभी अभी बाहर से आया है और मुझे चाय कहने का कहकर गया है। अब ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे और उसके लिए चाय भेज देती हूँ। सावित्री जी ने प्यार से कहा तो वह चुपचाप वापस चली आई।
जब वह वापस आई तो अरमान शर्टलेस वार्डरोब के सामने खड़ा था। उसे देखते ही अरमान के माथे पर कई नसें उभर आईं। लेमन कलर की हल्की कढ़ाई वाली साड़ी, हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी अरमान के दिल पर दस्तक न दे सकी। अगर यही कलर पायल ने पहना होता तो इस कमरे में भी अपनी खूबसूरती से रोशनी भर देती। दोनों को कंपेयर करते ही उसके अंदर तक कड़वाहट उभरने लगी थी। सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाना जरूरी था क्या? वो मुंह बनाते हुए बोला। अरमान सिंह भागकर नहीं आई हूं। बैंड बाजा बारात के साथ मुझे लेने गए थे। अब अगर इस तरह का सलूक करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और यह मत भूलना कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है। तुम्हारी बहन मेरी मामी है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर चबाते हुए बोली। अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। मेरी बहन तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत सोचती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। अरमान राठौर ने तीखे लहजे में कहा। तो तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हें जवाब भी नहीं दूंगी? बता रही हूं, समझ जाओ, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर मैं यहीं रहूंगी। और मैं कितनी बुरी हूं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। और मैं खुद को अच्छी नहीं समझती, और काव्या अगर सोचती है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर निडर अंदाज में बोली और उसे स्तब्ध करने पर मजबूर कर दिया। मगर उसने गुस्से को दबाते हुए सिर हिलाकर अपने कपड़े निकालते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो उसे यह धमकी नहीं देना चाहती थी, मगर वो उसे अपनी अहमियत बताना चाहती थी। और वैसे भी अगर दोनों के बीच कुछ भी खराब होता तो वह देवेंद्र सिंह और काव्या के बीच कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उसे वह दोनों ही बहुत प्यारे थे। मगर अरमान राठौर को जवाब देना भी जरूरी था, ताकि वह आगे से उस पर हाथ उठाने की हिम्मत ना कर सके, वरना उसकी हालत भी उसकी माँ के जैसी होती। शाम को उनका रिसेप्शन बहुत अच्छे से हो चुका था, मगर उसी दौरान अरमान राठौर को एक मिशन के सिलसिले में वहां से जाना पड़ा। वो काम खत्म होने के बाद सबके साथ घर लौट आई थी, और कपड़े बदलने के बाद जब वह अपने बाल खोलने लगी तो उन पर ज्यादा स्प्रे होने के कारण बाल एक दूसरे से चिपक गए थे। बाल लंबे भी थे, इसलिए उन्हें सुलझाने में मुश्किल हो रही थी, तो उसने नहाने का सोचा। नहाकर बाहर निकली और बाल सुलझा रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और अरमान राठौर अंदर आया। वो एक पल के लिए उसे देखकर ठिठक गया था, लेकिन फिर उसे अनदेखा करता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ा तो वह चौंक गई। क्या हुआ, आप ठीक हैं? उसने पास आकर पूछा, और तभी उसकी नज़र अरमान के बाजू पर पड़ी जहां पट्टी बंधी हुई थी। ये क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? उसने घबराकर पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस वो अपराधियों ने गोली चला दी थी। छू कर निकल गई, अरमान राठौर ने दर्द भरे स्वर में कहा, और कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। मगर चोट की वजह से उसकी शर्ट उतर नहीं रही थी। कुछ देर के बाद वह शर्ट लटकाए बाहर आया तो स्नेहा चिंतित नज़रों से उसकी ओर देख रही थी। आप बैठिए, मैं आपको दवा लगा देती हूँ, स्नेहा ने हमदर्दी से कहा, जबकि अरमान अपने घायल बाजू को दबाए तकलीफ से कराह रहा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। किसी का एहसान लेने की मुझे आदत नहीं, उसने रूखे अंदाज में कहा। स्नेहा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए दवा निकाली और पास आई। उसने धीरे से दवा उसकी ओर बढ़ाई तो अरमान ने झुंझलाकर हाथ मारा और दवा जमीन पर गिरा दी। ये क्या किया आपने? स्नेहा ने झल्ला कर कहा। अपने काम से काम रखो मिसेस स्नेहा, और मेरे पास आने की बिल्कुल कोशिश मत करना, अरमान राठौर ने सख्त स्वर में कहा। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने आपसे हमदर्दी दिखाई, लेकिन मैं भूल गई थी कि कुछ लोग ना तो प्यार के काबिल होते हैं और ना ही हमारी फिक्र के। स्नेहा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। शट अप एंड गेट आउट ऑफ माई रूम। अरमान राठौर गरजा। नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा भी कमरा है यह, और अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है आपको तो आप जा सकते हैं यहां से, स्नेहा ने तड़क कर कहा, और गुस्से में आकर बिस्तर के बीच में कुशन रखकर लेट गई। अरमान उसकी इस बेबाकी और बदतमीजी पर अंदर से तिलमिला उठा, मगर कुछ कहे बिना बस वहीं खड़ा रह गया। मेरी बला से भाड़ में जाओ। वो गुस्से से उसे साइड पर धकेलता हुआ बेड पर फैलकर लेट गया। स्नेहा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसकी तकलीफ का एहसास करके खामोश होकर एक तरफ को सरक कर लेट गई। अरमान राठौर की आंख मोबाइल की घंटी की आवाज पर खुली। उसने टाइम देखा तो 9 बजे बज रहे थे। ओह गॉड, इतना समय हो गया, और मुझे तो रात को पकड़े हुए गैंग की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और यह मिस यूनिवर्स अभी तक सो रही है।
उसने तकिया दबोचकर सोई हुई स्नेहा को देखकर बड़बड़ाया। फिर उसने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और नीचे आया। सभी लोग डाइनिंग हॉल में थे। वो गुड मॉर्निंग करके कुर्सी खींचकर बैठ गया। स्नेहा कहाँ है? सावित्री जी ने पूछा। अभी तक सोई पड़ी है मैडम, अरमान राठौर ने चिढ़कर कहा। अरे, सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों हो? सावित्री जी ने हैरत से पूछा। मैं लेट हो गया हूं और मुझे आज जल्दी विभाग पहुंचना था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें गोली लगी थी? कोई मजाक है क्या? सावित्री जी गुस्से से बोलीं। मॉम, ड्यूटी तो ड्यूटी है, भाड़ में गई तुम्हारी ड्यूटी। रमेश जी, आप कमिश्नर साहब को फोन करके मना कर दो कि आज यह नहीं जा रहा। सावित्री जी ने गुस्से में कहा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा यार, और वैसे भी मैं घर पर क्या करूंगा? अरमान राठौर छिड़कर बोला। कुछ भी मत करना। क्या ख्याल है आज हम तुम्हारी शादी की वीडियो देखें? काव्या एकदम पास आकर बोली। मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज मुझे जाने दो। वो सख्त झुंझलाते हुए बोला। अगर तुमने घर से बाहर कदम भी रखा तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। सावित्री जी अब इमोशनल ब्लैकमेल करने पर उतर आई थी। वो झुंझलाते हुए नाश्ता करने लगा, मगर उसका बाजू बहुत दर्द कर रहा था और बाएं हाथ से खाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह मुश्किल से खा रहा था। स्नेहा बेटी, आ गई तुम? सावित्री जी की बात पर उसने देखा तो स्नेहा धुले हुए चेहरे और बालों का जोड़ा बनाए कंधों पर दुपट्टा फैलाए पास की कुर्सी पर बैठ गई थी। और उसी समय पायल भी अपनी बालकनी में नजर आई थी। घर एक दूसरे से लगे हुए थे और बालकनी वाला हिस्सा अरमान के घर में खुलता था। सुबह सुबह भी एकदम फ्रेश और एकदम स्टाइलिश। वह अपने होंठ चुभाते हुए अनायास ही दोनों का मुकाबला करने लगा। पायल चांदनी थी तो स्नेहा कम दूध वाली चाय। अपने एग्जाम्पल पर उसे खुद ही हंसी आई थी। अगर चाय में थोड़ा दूध ज्यादा पड़ जाता तो क्या बुरा हो जाता? उसने एक नज़र उठाकर स्नेहा को देखा था, जो लापरवाही से नाश्ता करने में मग्न थी, और काव्या उसके चेहरे के हावभाव देख रही थी। कुछ देर के बाद वह अपना कॉफी का मग्ग थामे लिविंग रूम में जाकर बैठ गया था। काव्या अपने लिए भी एक कॉफी का कप लाई और उसके बराबर जाकर बैठ गई। आज जो हुआ, मैंने देखा हसरत से पायल को देख रहे थे और शायद तुलना भी कर रहे थे। यकीनन आपके दिल ने कहा होगा, कहाँ सादगी भरी स्नेहा और कहाँ पायल, मगर अपने दिल से देखेंगे ना आप तो आपको स्नेहा पायल से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। बहुत ही मासूम है स्नेहा, उसका दिल जैसे आईने की तरह साफ है, और जो उससे प्यार करता है उसके लिए जान देने से भी परहेज नहीं करती। हर समय मदद के लिए तैयार रहती है। कभी किसी का असाइनमेंट बनानी हो, कभी किसी के साथ अस्पताल जाना हो, कभी किसी बच्चे को चेकअप करवाना हो, यह सब काम स्नेहा करती है पूरी कॉलोनी के लिए। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी और अरमान राठौर तंजी अंदाज में हंस पड़ा। मगर तुम्हारी इस प्यारी सी भांजी को एक चाय का कप तक बनाना नहीं आता, जैसे शादी से पहले खुद के लिए बनाता था। अब भी सब कुछ खुद के लिए करना पड़ेगा। तुम्हें पता है, रात को लेट आता हूं और कुछ ना कुछ खाने का मन करता है तो किससे कहूंगा? वो मुंह बनाकर बोला। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि शादी से पहले जो लड़का काम करता है शादी के बाद करना छोड़ देता है, और जो लड़की शादी से पहले काम नहीं करती उसे मजबूर किया जाता है कि वही काम करो? हम एक दूसरे को बदलते हैं या खुद ही क्यों बदल जाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाना बनाएं और साथ में स्नेहा से कहें, आओ खाना खाओ। ऐसे ही पति पत्नी का प्यार चलता है। अब मेरे और देवेंद्र जी के बीच देख लीजिए, इतनी मोहब्बत है कि वह मुझे प्याज तक नहीं काटने देते, क्योंकि प्याज काटने से मेरी आंखों में तकलीफ होती है। यहाँ तक कि शुरू में उन्होंने यह कह दिया कि घर में प्याज ही नहीं आएगा, बिना प्याज के ही सब्जी बनेगी। मगर मैंने उन्हें समझाया कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, और उन्होंने मेरी यह बात समझी और मेरी हर डिश की इतनी तारीफ करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ तक कि एक बार नमक ज्यादा हो गया था तो उसकी भी उन्होंने इतनी तारीफ की, और जब मैंने गुस्से में पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने आगे से क्या कहा, तो क्या हुआ, कभी कभी गलती हो जाती है, बस यही तो औरत चाहती है मर्द से। आप उसे बदलकर प्यार करें तो वह कैसा प्यार है? वो जैसी है वैसे ही प्यार करें। भैया, एक बार उसे समझिए प्लीज, आप उसकी अच्छाइयों के कायल हो जाएंगे, वो दिल से खूबसूरत लगेगी आपको। काव्या ने समझाते हुए कहा। प्लीज, अब उसकी अच्छाइयों के कायल हो जाएंगे, वो दिल से खूबसूरत लगेगी आपको। काव्या ने समझाते हुए कहा। प्लीज, अब उसकी तरह मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हें पता तो है मुझे ऐसी बातों से बहुत नफरत है।
अरमान राठौर छिड़कर बोला तो वह अफसोस से सिर हिलाकर रह गई। वक्त का काम था गुजरना, और वक्त गुजरता जा रहा था। उनकी शादी को 10 दिन हो चुके थे, मगर अरमान राठौर ने एक दिन भी उसे नजर उठाकर नहीं देखा था, और स्नेहा इस बात पर अब तक जैसे हीन भावना का शिकार होने लगी थी। हालांकि इस लड़की ने हमेशा अपना आत्मविश्वास हर जगह बनाए रखा था और वह खुद को कभी भी कम नहीं समझती थी, मगर इन कुछ दिनों में अरमान राठौर ने उसे कम सुंदरता के इतने ताने दिए थे कि वह जैसे खुद का मुकाबला अरमान राठौर से करने लगी थी। वो उस समय भी आईने के सामने खड़ी थी और अरमान राठौर उसके पीछे खड़ा अपने बाल बना रहा था। लाल गोरी रंगत वाला यह शहजादा उसके सामने स्नेहा बहुत साधारण सी लगती थी। चलो जल्दी करो, मुझे तुम्हें सिंह हाउस छोड़कर अपने विभाग पहुंचना है, वह बेजारी से बोला तो स्नेहा ने चुपचाप अपना बड़ा सा दुपट्टा अपने दोनों कंधों पर लिया। यह लेना जरूरी है क्या? क्या ऐसे ही नहीं जा सकती तुम? अरमान राठौर ने गुस्से से कहा। औरत को जानते हैं, औरत क्यों कहा जाता है? छुपाने की चीज होती है इसलिए, और मैं इसलिए ही लेती हूं क्योंकि मुझे खुद का प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है, वो सपाट शब्दों में बोली और फिर बाहर की ओर निकल गई। वो उसे सिंह हाउस छोड़ने के बाद अपने विभाग चला गया था और शाम को वह सीधे वहीं पहुंच गया। खाना खाने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे और देवेंद्र सिंह ने काव्या को शादी की सालगिरह पर एक खूबसूरत घर का तोहफा दिया था। मेरा तोहफा, स्नेहा ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया। किस बात का तोहफा? देवेंद्र ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया। मेरी शादी का तोहफा नहीं दिया आपने अब तक, वह मूंग फुलाकर बोली। अच्छा जी, लीजिए आपका तोहफा। देवेंद्र ने अपनी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वाओ, थैंक यू मामा, यू आर द बेस्ट। हाय हाय देवेंद्र, अपनी गाड़ी उसे क्यों दे रहा है? अभी पिछले महीने तो ही ली थी तुमने, मीरा ने कहा। मामा आप चुप रहो, यह सिर्फ आपके लाडले भाई को ही पसंद नहीं थी बल्कि मुझे भी बहुत पसंद है, और अगर यह दे भी दें तो यह मेरे हिस्से से देंगे। आफ्टर ऑल अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे और आपके नाम किया हुआ है। स्नेहा ने गाड़ी की चाबी उछालते हुए कहा। उफ, यह लड़की कभी नहीं सुधर सकती। दीदी अब मेरी शहजादी को कुछ मत कहिए, और इसका शौक है तो इसे पूरा करने दें। देवेंद्र ने उसके चारों ओर हाथ फैलाते हुए कहा। बस ये सब तुम्हारी दी हुई शय है, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। देखो काव्या भी तो है ना, हर काम आता है उसे, मगर इसे तो रोटी का पैड़ा भी बनाना नहीं आता। मीरा जी ने स्नेहा को डांटते हुए कहा। उफ मामा, आपकी तान हमेशा मेरे खाना पकाने पर क्यों टूटती है? वो झल्लाकर बोली। हाँ तो कोशिश किया करो ना, और वैसे भी पति का दिल खुश होता है जब जब पत्नी नए नए और स्वादिष्ट खाने बनाकर खिलाती है। अब देखो देवेंद्र कितना खुश होता है काव्या के खाने से, मीरा जी ने उसे समझाते हुए कहा। मगर वह कहाँ समझने वाली थी। वह जल्दी से बात बदल गई और बिजनेस के बारे में बात करने लगी। चलो फिर घर चलते हैं। कुछ देर के बाद अरमान राठौर ने उससे कहा। लेकिन बाहर तो काफी तूफानी बारिश हो रही है और ऐसे में आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में अभी रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। देवेंद्र ने कहा। अरे नहीं ना, मैं कहीं और नहीं सो सकता, वो जल्दी से बोला। प्लीज यहीं रुक जाते हैं ना, स्नेहा ने विनती भरे अंदाज में कहा। ठीक है स्नेहा, आप यहीं पर ठहरिए, और साथ में भाई भी यहीं पर ठहरेगा, ये मेरा आदेश है। ये कैसे बात नहीं मानेगा? मैं देख लूंगी उन्हें, काव्या ने गुस्से से कहा। लेकिन प्लीज अरमान भाई, प्लीज जिद मत किया करो, काव्या ने आंखों ही आंखों में उसे चेतावनी देते हुए कहा। अरमान दिल ही दिल में बुरी तरह झल्ला गया था। स्नेहा, स्नेहा बेटा, अरमान को अपने कमरे में लेकर जाओ, मीरा ने कहा। स्नेहा ने हाँ में सर हिलाया और अरमान को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अरमान जब उसके पीछे कमरे में प्रवेश किया तो उसका कमरा देखकर हैरान रह गया। डेको पेंट में गिरे शर्ट का जहाज साइड बेड था और गिरे ही कलर के पर्दे लगे हुए थे। सामने पूरी दीवार में वार्डरोब बनी थी और टेरेस वाली साइड पर अलग जगह बनाकर 2 आमने सामने कुर्सियां और टेबल रखी गई थीं। नाइस रूम, अरमान के मुंह से अचानक निकला। आई नो, हमारे हाउस का सबसे बड़ा और खूबसूरत रूम है ये, और ये मेरे मामा जी ने स्पेशली मेरे लिए बनवाया है। मुझे खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तुम्हारा रूम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और मैं हमेशा खूबसूरत चीज़ों की तारीफ करता हूँ, अरमान ने कहा। जी, आप ना सिर्फ खूबसूरत चीज़ों की तारीफ करते हैं बल्कि आप कम सुंदर लोगों की भी अच्छी खासी तारीफ करते हैं, वो एकदम झलकर बोली।
फिर कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई और वो भी चलते हुए टेरेस की तरफ बढ़ गया था। उसने पर्दे खोले तो चांद की रोशनी छन कर अंदर आ गई। वाओ अमेजिंग, अरमान ने खोए हुए अंदाज में कहा। क्या देख रहे हैं आप? स्नेहा ने अपने बालों को जुड़े में बांधते हुए उसके पास आकर पूछा। चांद को पता है, मुझे हमेशा खूबसूरत चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। अगर तुम भी अपने कमरे की तरह इतनी खूबसूरत होती तो शायद अब तक तुम और मैं बहुत करीब आ चुके होते। शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम खूबसूरत नहीं हो। आपसे किसने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं, और आप यह कैसे सोच बैठे कि मैं सुंदर नहीं हूं? जबकि भगवान जी कहते हैं हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया है। और जहां तक आपकी बात है कि आप सुंदर चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो यह आपकी अपनी सोच है। सच ये है कि इंसान जिस चीज की तरफ आकर्षित होता है वह अपने आप ही सुंदर लगने लगती है। और आप तो मेरी तरफ आकर्षित ही नहीं होना चाहते, तो मैं आपको सुंदर कैसे दिख सकती हूँ? जब कोई किसी चीज की तरफ आकर्षित होता है तो उसकी अच्छाई बुराई सब भूल जाता है। जैसे आप पायल के मामले में करते हैं। आप उसकी खूबसूरती को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बाकी की कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ लेकिन आत्मविश्वासी लहजे में बोली। अरमान उसकी बात में छुपे दर्द को देखकर एकदम शर्मिंदा हो गया। माफ करना, मैं आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करूंगा, मगर मैं आपको आपका हर हक जरूर दूंगा। मैं जानता हूं जितने मर्द के जज्बात होते हैं उतने ही औरतों के, और तुम भी एक जवान लड़की हो। तुम्हारा भी मन करता होगा अपने पति की संगत के लिए, और मैं खुद को तैयार कर चुका हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दूंगा। और प्यार तो मैंने किया और उसे खो भी दिया, तो अब शायद जिंदगी भर प्यार ना कर सकूं। अरमान ने थके हुए अंदाज में कहा। मुझे आपसे कोई हक नहीं चाहिए। जब प्यार नहीं, इज्जत नहीं, तो फिर हक कौन सा निभाएंगे आप? बीवी के हकों में से कि उसे सबसे पहले प्यार और इज्जत दी जाए, और आप मेरे पहले हक को तोड़कर मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके सारे हक निभाऊंगा। क्या शादी सिर्फ दो शरीरों का मिलन होती है? नहीं मिस्टर अरमान, क्योंकि शरीर तो इंसान किसी और से भी पा सकता है। भगवान ने पति पत्नी के रिश्ते को प्यार और सम्मान की शर्तों पर बनाया है। स्नेहा ने कड़वे लहजे में कहा। देखो प्लीज मुझे यह लेक्चर मत दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, अरमान ने नाखुशी से कहा। स्नेहा ने उसकी बात पर सर हिलाया और बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वो काफी देर तक खिड़की पर खड़ा रहा। फिर स्नेहा को सोता देखकर वह भी उसकी दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। हमेशा की तरह अलार्म पर आंख खुली तो उसका मीटर घूम चुका था। अलार्म लगाने वाली को सुबह सुबह कमरे में धुआं फैलाते देखकर यह कभी नहीं सुधर सकती। अरमान छिड़कर बड़बड़ाया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो स्नेहा गीता का पाठ कर रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया गया और काव्या चाय थामे अंदर आई। स्नेहा, आपकी चाय? काव्या ने मुस्कुराकर कहा। ओह थैंक यू मेरी प्यारी मामी, तुम ग्रेट हो। वाह क्या चाय है, कसम से कितने दिन के बाद पी है ऐसी चाय तो मज़े आ गए, उसने गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अरमान नाखुशी से उसे देख रहा था। क्या आप चाय नहीं पीते? मैंने तो खुद उस दिन से आपको कितनी बार चाय पीते देखा है, स्नेहा ने एकदम से पूछा। पीता हूं मगर खाली पेट नहीं। सुबह की सैर करने के बाद मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक लेता हूं और कुछ फल आदि। उसके बाद चाय लेता हूं ताकि मेरी आंखें पूरी तरह खुल जाएं। हम लोग इतनी सुबह सुबह अपने खाली पेट नहीं जलाते और इसीलिए हम इतने गोरे चिट्टे हैं, अरमान ने आखिर में तंज भरे अंदाज में कहा। मगर हम सिन्हा बहुत चाय पीते हैं और फिर भी गोरे ही होते हैं। कहाँ से गोरे हैं आप मैडम? अरमान ने तंज कसते हुए कहा। सब कहते हैं आपके अलावा, और वैसे भी सफ़ेद रंग असल में मेरा ही है, और आपको तो देखकर लगता है जैसे सफ़ेद कागज़ हो या फिर कोई बीमारी। बीमारी मतलब? अरमान हैरान हुआ। बेटी लिगो, सुकून भरा जवाब आया। बेटी लिगो मतलब सफ़ेद दाग, अरमान दांत कसकर बोला। हाँ, उसने जोर से सर हिलाया था। यू आर अनबिलीवेबल, अरमान छिड़कर बोला। मेरा भी यही ख्याल है, स्नेहा ने भी गुस्से में कहा। देखा तुमने कैसे बात करती है ये मुझसे? अरमान ने काव्या से कहा। इस गरीब को बीच में मत डालो। स्नेहा ने आंखें घुमाकर कहा। आप दोनों लड़ते रहो, मुझे काम करना है, काव्या ने कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती, अरमान ने उस तरफ कड़क नजरों से देखकर कहा। पहले आप शुरू हुए थे, जिस दिन आप सीधे बात करेंगे मैं भी कर लूंगी। पति का अनादर पाप होता है, पत्नी को बार बार नीचा दिखाना और उसका हक नहीं देना।
इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने भी तुरंत जवाब दिया, लेकिन अरमान की गहरी नज़र देखकर वह एकदम से घबरा गई और अब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत कह दिया है। तो तुम्हें अपना हक चाहिए। मैं तो तुम्हें तुम्हारा हक रात को ही देने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। अरमान मुस्कुराते हुए पास आकर बोला, मुझे नींद आ रही है। उसने खाली मग साइड टेबल पर रखा, जल्दी से कहा और चादर तान कर सो गई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया गया तो अरमान उठकर दरवाज़ा खोलने लगा। बेटा जी, नीचे नाश्ते पर सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सविता बुआ ने कहा। जी बुआ, हम बस 10 मिनट में आ रहे हैं, स्नेहा ने आवाज़ दी। खाना खाने के बाद वह घर के लिए निकल पड़े थे। रूटीन के अनुसार अरमान घर आते ही तैयारी करने लगा। पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। शाम को जब वह घर वापस आया तो लॉन का नज़ारा देखकर ठिठक गया। सावित्री जी सोफे पर बैठी थीं, जबकि स्नेहा उनके पीछे 10 खड़ी उनके पैरों की मालिश कर रही थी। अरे बेटा बस करो, सावित्री जी ने प्यार से कहा। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी माँ की भी ऐसे ही मालिश करती हूँ। देखिएगा आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपके पैर दुखते हैं ना, इसके लिए यह बहुत अच्छी थेरेपी है और आपकी शुगर बहुत हाई है। आज से आप वही खाएंगे जो मैं डाइट प्लान कर चुकी हूँ और देखिएगा इसके कारण आपके पैरों का दर्द भी कम हो जाएगा। जब हम लोग शुगर में कुछ उल्टा सुल्टा खाते हैं, उसके बाद ही हमारे पैरों में दर्द बढ़ने लगता है। शुगर हाई होने की वजह से स्नेहा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वह दिलचस्पी से उसे देखकर उसके पास आ गया। अरे आ गए तुम बेटा, सावित्री जी ने पूछा तो वह जल्दी से उनसे आशीर्वाद लेते हुए उनके पास ही सोफे पर बैठ गया और उसे देखने लगा, जो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और डिसेंट सूट में बट शार्डे से होलिये में बहुत मासूम लग रही थी। फिर वो मसाज पूरा करके अपने कमरे में चली गई। अरमान भी उसके पीछे ही कमरे में आ गया। चलो अच्छा है, खाना पकाकर ना सही तो सेवाएं करके ही सास का दिल जीत लो। अरमान ने हमेशा की तरह तंज भरी बात कही थी, मगर आज वो लौटकर जवाब देने के मूड में नहीं थी। चुपचाप अपना काम करती रही। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अरमान की बात पर वह गंभीरता से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मेरे और आपके बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है कि हम एक दूसरे को इग्नोर करें या एक दूसरे को टाइम दें? वो उदास मुस्कान के साथ बोली। हम यह बात भी है। खैर, तुम्हें मसाज करते देखा, काफी हुनर रखती हो उसमें। थोड़ा मेरे सिर की भी मसाज कर दो। अरमान ने सोफे पर बैठते हुए उसके पीछे से सिर टिकाते हुए मजाक में कहा और उसे पूरा भरोसा था कि वो उसकी सेवा कभी नहीं करेगी। मगर अगले ही पल उसका नरम और मुलायम ठंडा हाथ उसके माथे पर टिक गया तो उसने झट से आंखें खोलकर देखा। वो हल्के हाथों से उसका मसाज करने लगी और अरमान को अपने दिल के अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। थकावट बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह वहीं सिर टिकाए सो गया। काफी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने सामने वाली घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बजे बज रहे थे। वह जल्दी से सीधा होने लगा, मगर उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। वो कराहते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखता हुआ खड़ा हुआ। 2-3 बार गर्दन को इधर उधर झटका भी दिया, लेकिन गर्दन का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसी समय स्नेहा अंदर आई। आपको क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। ओह गॉड, पता नहीं किस नियत से तुमने मेरा सिर दबाया था। मेरी गर्दन में जोर का दर्द हो गया है। वो उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगा। आपको तो सिर्फ मौका चाहिए मुझे सुनाने का, इसमें भी मेरा कसूर है। आपका सिर दबा रही थी, सो गए थे आप। मैंने 2-3 बार आवाजें भी दीं, मगर आप गहरी नींद में सोए थे। मुझे लगा शायद थकावट है, इसीलिए मैं बाहर चली गई। वो कड़वे लहजे में बोली। हाँ तो मुझे जोर से हिला देती ताकि मैं जाग जाता। मैं ऐसे कभी नहीं सोता। वो गर्दन पर हाथ रखकर झल्लाता हुआ बोला। यहाँ सोफे पर बैठिए, अभी मसाज करूंगी तो ठीक हो जाएगा। वो गंभीरता से बोली। बहुत मेहरबानी आपकी, अब आपकी किसी और कृपा की जरूरत नहीं। यह ना हो कि ठीक करते करते मेरी गर्दन ही तोड़ दो। मैं फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दूंगा। वो तड़क कर बोला था। फिजियोथेरेपिस्ट ही हूं मैं मिस्टर अरमान, और अगर चाहो तो आपको अपनी डिग्री भी दिखा दूं। वो कड़वे लहजे में बोली तो अरमान ने चौंक कर उसे देखा। वाकई मुझे नहीं पता था। अरमान ने जल्दी से कहा, आपको मुझ में इंटरेस्ट है तो आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। वह सिर हिलाकर बोली और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपनी नरम सी उंगलियां रख दी और फिर धीरे धीरे मसाज करने लगी।
उसकी उंगलियों के स्पर्श का जादू अरमान को अपनी गर्दन पर महसूस हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ा हो। एक सरसराहट थी जो उसे अपने घेरे में लेने लगी थी। वो जरा सा उसकी ओर झुकते हुए बड़े मग्न से अंदाज में उसकी मालिश कर रही थी। उसके वजूद से उठती हल्की हल्की खुशबू अरमान को मदहोश करने लगी थी। जल्दी से उसने अपने ख्यालों को झटका था। वो इस मामूली सी लड़की में इतना इंटरेस्ट कब से लेने लगा था। उसे हैरत हुई थी। हालांकि अंदर से कहीं एक आवाज़ धीरे से गूंजी थी, यह पल यहीं थम जाए और वो ऐसे ही अपनी नरम उंगलियों से उसकी मसाज करती रहे। अपने ख्याल पर वो खुद ही धीरे से मुस्कुरा दिया था। हंस क्यों रहे हैं आप? यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना? मेरी मालिश से वो नासमझी से पूछने लगी, लेकिन अरमान कुछ नहीं बोला। अपनी मुस्कुराहट को हाथ बांध कर छुपा गया। उसकी गर्दन को अलग अलग तकनीकों से एक्सरसाइज कराकर उसने उसे ठीक कर दिया था। तुम तो काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट हो। अरमान ने पहली बार उसकी तारीफ की। वो बिना कोई जवाब दिए वापस पलटने लगी तो अरमान ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। बैठो, कुछ देर बातें करते हैं, वो नरमी से बोला। दिल और मचल रहा था कि वह कुछ देर और उसके साथ बैठी रहे। नहीं, मैं आपको बुलाने आई थी। आज हमारी फैमिली सागर अंकल पायल के पापा के घर इनवाइट है। उनके बेटे को इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है, इसीलिए जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो धीरे से बोली तो अरमान चुपचाप उसका हाथ छोड़ गया। वो सब लोग डिनर के लिए सागर अंकल के घर पहुंच चुके थे। अभी डिनर शुरू नहीं हुआ था। सब लोग बातों में लगे हुए थे कि तभी अरमान सामने से आती पायल को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। क्या हुआ? नीलम जी ने बेचैनी से अंदाज में पूछा तो पायल माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सब लोग लॉज में इकट्ठा हो चुके थे। पायल ने रोते हुए बताया कि रोहन ने उसे थप्पड़ मारा है। अरमान के साथ साथ बाकी सब लोग भी आग बबूला हो चुके थे, सिवाय सावित्री जी के। उन्हें अरमान का उसके लिए परेशान होना नागवार लग रहा था। वो नफरत भरी निगाहों से पायल को देख रही थीं। फिर नीलम जी उसे लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन अरमान सुबह उठा और वॉक के लिए निकल ही रहा था कि पायल उसे पुकारती उसके पीछे आ गई। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, शायद हवा बदलने से थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए। पूरी रात रोती रही हूं मैं, पायल ने कहा। हाँ चलो। फिर वह पायल के साथ वॉक पर चला गया और पायल के कहने पर ही वह उसे नाश्ता कराने ले गया। और आज ना जाने कितने समय के बाद वह दोनों कितनी देर तक बातें करते रहे। जब वो लोग घर पहुंचे तो सामने ही सावित्री जी और स्नेहा बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। ये तुम्हारे साथ गई थी? सावित्री जी ने सख्त लहजे में कहा। जी मम्मा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कह रही थी कि थोड़ी सी वॉक कर लूं तो ठीक हो जाएगी। अरमान ने कहा। नाश्ता लगवाऊं? तुम कल कह रहे थे ना कि जल्दी निकलना है, सावित्री जी ने पूछा। नहीं मम्मा, मैंने नाश्ता पायल के साथ कर लिया है। वो नजरें चुराकर बोलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया था, जबकि पीछे से सावित्री जी ने परेशान होकर स्नेहा को देखा, जो कि होंठ कुचलते हुए सीढ़ियां चढ़ते अरमान को देख रही थी। सावित्री जी का दिमाग जैसे सुन्न होने लगा था। वो सब कुछ समझ रही थीं, मगर उनका बेटा पागल था। उस लड़की के पीछे तो वह आज भी उसे अपने काबू में करने की क्षमता रखती थी। शाम को स्नेहा को अपने दोस्त की शादी पर जाना था और वह तैयार होकर बैठी थी। अरमान का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद वह अंदर आया और उसे देखकर ठिठक गया। तुम्हें कहीं जाना था? अरमान ने पूछा। बताया तो था आपको, कल रात कि मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। शादी है आज उसकी। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। वह बोली। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे पायल को लेकर बाहर जाना है। अरमान ने सख्त लहजे में कहा। मैं आपकी पत्नी हूँ, पायल नहीं। मेरी जिम्मेदारियां आप पर हैं, उसकी नहीं। स्नेहा ने कड़वे लहजे में बोला। अपनी औकात में रहो। तुम्हें मैंने कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। सुहागरात से खुद को इतनी इम्पोर्टेंट मत समझो, अरमान ने ठंडे लहजे में कहा और फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया, तैयार हुआ। पायल के साथ बाहर भी जा चुका था, जबकि स्नेहा वहीं गुमसुम खड़ी रह गई। आंसू छलक कर उसके गाल पर बहने लगे। उनकी शादी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था, मगर अरमान का व्यवहार दिन ब दिन उसके साथ बदतर होता जा रहा था। अब बस वह और अधिक सहन नहीं कर सकती थी। उसने देवेंद्र को फोन करके पूरी स्थिति बताई
और उसे ड्राइवर को भेजने को कहा। कुछ देर के बाद वह ड्राइवर के साथ सिंह हाउस में मौजूद थी। देवेंद्र गुस्से से मुट्ठियां बांधकर खड़ा था। अगर उसका व्यवहार तुम्हारे साथ सही नहीं था तो तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों चुपचाप सब कुछ सहा? मैंने तुम्हें विदा करने से पहले इस बात की सलाह दी थी कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अन्याय करता है तो तुम उसे छोड़कर आ जाना। तुम इतने दिनों तक सब सहती रही। देवेंद्र का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सॉरी, मुझे सारी बातों का पता नहीं था, काव्या ने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ, और आंटी जी भी हमेशा मेरा साथ देती रही हैं, मगर जिस दिन से पायल आई है उस दिन से बिल्कुल ही अरमान का व्यवहार बदल गया है। मैं सब सह सकती हूँ, मगर किसी और लड़की को मुझ पर प्रेफरेंस दें, यह मैं सहन नहीं कर सकती, वो नम शब्दों में बोली। देवेंद्र ने उसके पास बैठते हुए उसे सीने से लगा लिया। स्नेहा तो जैसे गुमसुम हो गई थी। स्नेहा की नानी शांता जी का गुस्सा भी भड़क रहा था। तुम भी अभी इसी वक्त इसकी बहन को वापस उसके घर भेज दो, शांता जी ने कहा। तो काव्या ने तड़प कर उन्हें देखा। कैसी बातें कर रही हैं नानू, और इसमें काव्या का क्या कसूर है? हम उसके भाई की सजा उसे नहीं देंगे। यह भी अन्याय है, और हमारी तरफ से यह कभी नहीं होगा, स्नेहा ने जल्दी से कहा। बिल्कुल सही कह रही है, इसमें काव्या का कोई कसूर नहीं। देवेंद्र ने काव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे तसल्ली दी, तो उसके जैसे अटकी हुई सांसें बहाल हुईं। फिर काव्या स्नेहा को लेकर उसके कमरे में आई। कितनी ही देर तक बैठकर वो उसे तसल्ली देती रही। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, और सुबह होते ही काव्या अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी। और तभी अरमान और पायल बाहर से अंदर आए थे। शर्म नहीं आती आपको? इस लड़की की वजह से आपने स्नेहा की वफा को ठुकरा दिया, काव्या ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, वह खुद यह घर छोड़कर गई है, अरमान ने सर हिलाते हुए कहा। मगर तुम्हारी वजह से तो गई है ना, काव्या ने कड़वे लहजे में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो रहा है तो मैं जाकर माफ़ी मांगकर उसे ले आऊंगा वापस। वो सिर हिलाते हुए बोला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा घर खराब नहीं होगा। मेरी सास ने मुझे कल घर से निकल जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पति और स्नेहा ने उनकी बात का विरोध करते हुए मेरा साथ दिया, और ऐसे ही लोग हैं वह। मगर अफसोस तो मुझे आप पर है जो अपना थूका हुआ खुद ही चाट रहे हैं, काव्या ने चबा चबा कर कहा। शट अप, शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में इस तरह बोलती हो? अरमान ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत रखती हूं मैं, और क्या चुप कराओगी मुझे? बहुत कड़वी लगी आपको मेरी बात? जरा नहीं, पूरा सोचिए। जिस लड़की ने आपको ठुकराकर किसी और को अपनाया, और अब उसी को ठुकराकर अब फिर से आपके पास आ रही है, और आप भी उसे अपना रहे हैं, तो इसे क्या नाम दोगे? वो तंज भरे लहजे में बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसे काम डाउन करने के लिए। उसके पति ने उस पर इतना अत्याचार किया, और उसकी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता, अरमान ने जल्दी से कहा। और जो आपने अत्याचार किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी ही पत्नी को बेइज्जत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? उसकी भावनाओं को, उसके एहसासों को कुचलते रहे। आपको पायल का एहसास है, मगर क्यों? वजह क्या है इसकी? आपको शायद जायज़ और नाजायज़ की पहचान नहीं, मगर उसे है। इसीलिए वह चली गई आपको छोड़कर। क्यों सहन करें वो आपका यह अत्याचार? गलती हो गई मुझसे, जो मैंने उस जैसी प्यारी और मासूम लड़की को आपके हवाले कर दिया। आप उसके एक नाखून के बराबर भी नहीं हैं, काव्या ने कहा, और फिर पायल और अरमान पर एक नापसंद भरी नज़र डालकर अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। काव्या की बातों की वजह से अरमान का दिल जैसे हिल गया था। वो अपने कमरे में आकर कितनी ही देर गुस्से से इधर उधर टहलता रहा। तैयार होने के बाद वो विभाग चला गया, मगर सारा दिन उसका ध्यान न जाने क्यों स्नेहा की तरफ ही लगा रहा। 2 दिन के बाद जब वह रात को घर वापस आया तो पायल का पति आया हुआ था, और पायल उसके साथ जुड़कर बैठी हुई थी, और उसके दिल में जलन या तकलीफ नहीं हुई थी। पायल के जाने पर वह संतुष्ट था। कितनी ही देर वह वहां बैठा बातें करता रहा, और फिर खाना खाकर अपने कमरे में आ गया, तो न जाने कमरा क्यों काट खाने को दौड़ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह वो सिंह हाउस पहुंचा तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे, और उसे देखकर सबके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए थे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा था। मुझे स्नेहा से मिलना है, उसने नजरें चुराकर कहा। रानी से बुलवाता हूँ, अगर वो आएगी तो ठीक,
देवेंद्र ने सख्त चेहरे से कहा और फिर नौकरानी को भेजा, मगर उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। वो होंठ भीता हुआ वहां से वापस चला आया। बहुत गुस्सा भी आया, मगर दिल न जाने क्यों उससे मिलने को बेताब हो रहा था। रात को वह कितनी ही देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, मगर नींद नहीं आ रही थी। वो एकदम झुंझला कर उठा और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और सिंह हाउस पहुंच गया। दीवार व पाइप के रास्ते से टेरेस से अंदर आया तो वह तकिए को बाजुओं में दबाए खुले बालों में सो रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ पास आया और उसके पास बैठते हुए उसे पहली बार पूरे अधिकार से गौर से देखने लगा। गेहुआ रंगत, घनी मुड़ी हुई काली पलकें जो उसके नरम गालों पर साया किए हुए थीं, सुडौल नाक और गुलाबी होंठ। वो इतनी खूबसूरत तो थी कि एक के बाद एक नज़र डालने का मन करता था। फिर उसकी वो रेशमी सी जुल्फें। वो तकिया हटाकर उसके करीब हुआ, उसकी बाहों के घेरे में भरते हुए आंखें मूंद लीं। उसके बालों की महक उसे मदहोश कर रही थी। स्नेहा भी नींद में कसमसाते हुए उसकी चौड़ी छाती से चिपक गई थी, और अरमान ने भी अपने आप में उसे और कर समेट लिया था। न जाने कितने दिनों के बाद उसे इतनी सुकून की नींद आई थी। स्नेहा की आंख अलार्म सी खुली थी, मगर कितनी ही देर तक वो खाली दिमाग सी रही, क्योंकि वह 2 दिन से नींद की हैवी डोज ले रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर थोड़ा सा ऊपर रखा तो उसका हाथ अरमान की दाढ़ी पर लगा था। वह एकदम चिल्लाकर उठ बैठी, जल्दी से साइड पर पड़े रिमोट से लाइट्स ऑन की। अरमान भी उसकी चिल्लाहट पर हड़बड़ाकर उठा था और अब आंखें मसल रहा था। आप? वो चिल्लाई। हाँ। मैं वो उसे बाहों में खींचकर अपने पास लिटाता उसका चेहरा, अपना चेहरा उसके बालों में छुपा गया। स्नेहा उसकी नज़दीकी पर जैसे मरने वाली हो चुकी थी, और हाथ पांव में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे पीछे हटा सके। आप पूरी रात यहाँ थे, चोरों की तरह गुस्से आप, और क्या किया अपनी नींद में मेरे साथ? उसने जल्दी जल्दी खुद को टटोलते हुए पूछा। क्यों? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्या? और तुम मुझसे मिलने से इनकार कर दोगी तो मुझे फिर चोर रास्ते से ही आना पड़ेगा ना? और रही बात कुछ करने की, तो वह अभी नहीं, घर जाकर करूंगा। वो उसकी नाक के टिप पर किस करते हुए उसके नरम होंठ को अंगूठे से हल्के से रब करते हुए बोला, बेहद गंभीर लहजे में। क्यों कर रहे हैं आप? यह सब जब मुझ में इंटरेस्ट नहीं तो इस तरह क्यों? किसने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं? और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस तरह घर छोड़कर आओगी तो मेरा क्या हाल होगा? पता है ना कितना अकेला पड़ गया था मैं। वो उसकी काली आंखों में झांकते हुए बोला। अकेले कहाँ थे? वो थी ना आपकी एक्स। स्नेहा ने कहते हुए उसे पीछे धकेलना चाहा था, मगर वो अपना घेरा और भी मजबूत बना गया। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी थी, तो तुम आई हो, और अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आ सकता। और पायल 2-3 दिन पहले ही अपने घर जा चुकी है। खैर, बाकी की बातें हम घर जाकर करेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घर चल रहे हैं। वो उसे छोड़ते हुए बोला। मुझे नहीं जाना, वो रूठे रूठे अंदाज में बोली। उठाकर ले जाऊंगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो तुम डिसेंट तरीके से चलती हो या फिर मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं। वो उसके कान के पास अपने होंठ से छूते हुए बोला, और स्नेहा की जान उसके होठों पर आ गई थी। वह थूक निगलते हुए उस खूबसूरत से मर्द को देख रही थी जो उसे आज हैरत के झटके दे रहा था। पायल फिर से वापस आएगी तो मुझे फिर से इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर यह सब काव्या की वजह से कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं। फिक्र मत कीजिए, उसका घर खराब नहीं होने दूंगी। उस दिन तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। मैं कभी किसी का घर नहीं उजाड़ती और ना ही किसी का दिल। वो नम लहजे में बोली। ए झांसी की रानी, तुम ऐसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लड़ती हुई अच्छी लगती हो। वो कहते हुए उसकी आंखों पर बारी बारी से होंठ रख गया। जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, वरना अगर मैं बहक गया तो शिकायत मत करना। वो उसकी आंखों के मचलते जज्बात देखकर जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। वो दोनों जब नीचे आए तो सब लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। अरमान ने सब लोगों से माफ़ी मांगी और उसे लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में ही दोनों ने नाश्ता किया और घर पहुंचे तो सावित्री जी भी उसे देखकर काफ़ी खुश हुई थीं। अरमान तो आते ही अपनी ड्यूटी पर चला गया था और वह पूरा दिन बौखलाई बौखलाई सी फिर रही थी। उसे अपने वजूद से अरमान की खुशबू अब तक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना स्पर्श उसके वजूद के अंदर तक उतार चुका हो
और फिर उसकी वह बहकी बहकी सी बातें, स्नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। चेहरे पर गुलाबीपन उतर आया था। वह अरमान को बहुत मिस कर रही थी। फिर ना जाने उसे क्या सूझा। सावित्री जी से पूछकर अरमान के लिए बिरयानी बना ली। उसके आने से पहले वह तैयार होकर बाहर आई तो अरमान भी पहुंच चुका था। खाना खाते समय सावित्री जी ने जब बताया कि यह बिरयानी स्नेहा ने बनाई है, तब तो अरमान ने और भी अधिक रुचि से खाई थी। उसे यूं खाते देखकर स्नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत सफल हो गई हो और उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वह सारी कुकिंग सीख लेगी। अरमान ने उसके लिए खास एक सरप्राइज प्लान किया था और वही देखने के लिए वो पिछली तरफ से ऊपर छत पर चला गया था। सारा इंतजाम करने के बाद वो नीचे आया तो स्नेहा सोई पड़ी थी कि अरमान ने उसे कंधे से हिलाया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? वो एकदम घबराकर बोली, चलो मेरे साथ। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। लेकिन कहाँ? चलो तो सही, अरमान ने कहा, फिर उसका हाथ थामकर बाहर ले आया और छत की तरफ कदम बढ़ा दिए। ऊपर काफी अंधेरा था। फिर अरमान ने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन को दबाया और स्नेहा की आंखें तेज रोशनी से चकाचौंध हो गईं। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं तो जमीन पर बिछी गुलाब के फूलों की चादर थी और छत के बीच में बेड जैसा एक सेटअप बना हुआ था और उसे भी सजाया गया था। ये क्या है? वह थूक निगलते हुए बोली। ये मेरी फेवरेट जगह है और मैं हमेशा गर्मियों में यहीं सोता हूँ, अरमान ने कहा और गहरी सांस लेते हुए ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा। ये इतनी तैयारी मेरे जैसी आम सी शक्ल सूरत वाली के लिए क्यों? तुम आम सूरत वाली नहीं हो, तुम बहुत खास लड़की हो और मुझे दिलो जान से पसंद हो, अरमान ने मुस्कुराकर कहा। यह कोई मेरा मजाक उड़ाने का नया तरीका तो नहीं? उफ, बस यही सुनना बाकी था मुझे। ये बताओ, क्या तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मैं इतना प्यारा और रोमांटिक माहौल बनाऊंगा? हद है यार, अरमान तप कर बोला। अब इतने दिनों से मेरा मजाक बना रहे थे तो एकदम से आपकी मोहब्बत देखकर तो कंफ्यूज तो होंगी ना? वो सामने बेड जैसे सेटअप पर बैठते हुए बोली। वैसे ये कब बनवाया था बेड? ये सीमेंट का बना एक बड़ा बेंच है जो मैंने आज से 5 साल पहले बनवाया था, क्योंकि मुझे ऊपर आकर सोना अच्छा लगता है। ये सब पर्दे वगैरह बारिश से गीले नहीं होंगे? वो हैरानी से बोली। तो फिर तुरंत इन्हें उतरवाकर मैं धुलवा देता हूँ, और अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हैं तो अपनी बात करो, अरमान ने उसका हाथ होठों के पास ले जाते हुए पूछा। स्नेहा ने घबराकर अपना हाथ छुड़वाया और उठकर खड़ी हुई। अपने इरादे तो वह पहले ही बता चुका था और अब वो पल भी आ गए थे। स्नेहा बुरी तरह से घबराई हुई थी। क्या हुआ? अरमान ने उसकी हालत को देखते हुए हैरानी से पूछा। मुझे नींद आ रही है क्या? यहाँ मैं तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम आगे से मुझे कह रही हो कि तुम्हें नींद आ रही है? अरमान चिल्लाया। वो तुम्हारा इतना मीठा अंदाज मुझे पच नहीं रहा। आर यू मैड? अरमान ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। वो अपना संतुलन खोती हुई उसके ऊपर गिर गई। अरमान ने उसके जोड़े में फंसे बाल आज़ाद किए तो ठंडी हवा में उसके बालों की खुशबू फैल गई। अरमान ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए चूमा। पता है स्नेहा, तुम्हारे बाल मेरी कमजोरी हैं, अरमान ने उसे पास खींचते हुए मदहोश अंदाज में कहा था। अगले ही पल उसके कंधे पर बंधे उसके गाउन की डोरी को दांत से पकड़कर खींच चुका था। रेशमी गाउन को कंधे से हटाते हुए वो उसके कंधे पर अपने होठों से नरम स्पर्श छोड़ने लगा। अरमान, कोई आ जाएगा ऊपर, वो शर्माई लजाई से बोली। तो आने दो, खुद ही वापस भी चला जाएगा, वो धीरे से बोलता। उसका गाउन पूरा हटा चुका था। बेताब होकर उसके नरम होठों को पीने लगा, जबकि स्नेहा मचल उठी थी। बारिश आ जाएगी तो आ जाने दो स्वीट हार्ट, बारिश में भीगते हुए और भी मजा आएगा। अरमान ने एक हाथ से उसकी नरम धड़कन पर दबाव बनाया था और अब होठों से होता हुआ वो अपनी नरम गरम सांसें छोड़ता नीचे धड़कनों के पास आया था। स्नेहा ने घबराकर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही है, अरमान, उसने सिसकारी भरी थी। पहली बार है, इसीलिए आज के बाद नहीं आएगी, अरमान ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की और बड़े ही अधिकार से उसे अपनी गोद में भर लिया और उस पर प्यार की बरसात करने लगा। स्नेहा तो किसी और ही दुनिया की सैर करने लगी थी। कभी अरमान की उंगलियों की शरारत, तो कभी होठों का नरम गरम स्पर्श, तो कभी नरम वजूद पर जीभ की सरसराहट। उसका पूरा वजूद मचल उठा था।
ऐसा लगा जैसे वह एक दहकता हुआ अंगारा बन गई है और इस आग को सिर्फ अरमान के प्यार की ठंडी फुहार ही शांत कर सकती थी। और वह धीरे धीरे अपने प्यार की बारिश करता हुआ उसके दहकते जज्बातों को शांत कर रहा था। सुबह स्नेहा की आंख खुली तो वह अपने कमरे में बेड पर मौजूद थी। व्हाट द हेल? मतलब मैं सपना देख रही थी। लेकिन सपना हकीकत क्यों लग रहा है? स्नेहा धीरे से बड़बड़ाई। कुछ बेबाक से पल उसके दिमाग के पर्दे पर लहराए थे तो शर्म से लाल हुई थी। मैं इतनी बेशर्म तो नहीं थी जो इस तरीके के सपने देखती। फिर वह खोई खोई सी उठकर बैठ गई। दरवाज़ा खुलने पर चौंक कर देखा तो अरमान था। वो घबरा कर उठकर खड़ी हुई। अरमान को देखते ही उसके स्पर्श की सरसराहट उसे अपने नाजुक हिस्सों में महसूस हुई तो दिल जोर से धड़क उठा। जल्दी से अपना मुंह अरमान की तरफ से फेर लिया क्योंकि चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। क्या हुआ? अरमान ने हैरानी से पूछा। वो रात को हम छत पर थे क्या? क्या तुम सवाल पूछ रही हो मुझसे? अरमान ने आंखें फाड़कर उसे देखते हुए पूछा। सो सॉरी, वो घबराकर बोली और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी कि अरमान ने आगे होकर उसका रास्ता घेर लिया। स्वीटहार्ट क्या हुआ? वो उसके स्वीटहार्ट कहने पर एकदम मुड़कर उसे देखने लगी। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो जैसे कुछ कंफ्यूज हो? अरमान ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास करते हुए पूछा। वो रात को क्या अभी तक बेचैनी में हो? उस रात को लेकर? खैर, मैं तुम्हें यह बता दूं कि रात जो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया था और जो कुछ रात को हमारे बीच हुआ वह हकीकत था। कोई सपना नहीं और तुम फिर इतने मज़े से सो गई थी कि गोद में उठाकर नीचे ले आया था। वैसे सच कहाँ था तुमने? देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वो उसे अपने करीब करता हुआ उसके माथे पर अपने होंठ रख गया था और स्नेहा के दिल में सुकून सा उतर गया था। लेकिन शर्म की वजह से वो अरमान से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मुझे लगा रात को सपना आया था। वो उंगलियां चटकाते हुए बोली। स्वीट हार्ट, वो सब हकीकत है, कोई सपना नहीं। और हाँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, मगर रात को देना याद नहीं रहा। अरमान ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। स्नेहा ने बॉक्स खोला तो उसमें बहुत खूबसूरत सर्दियों के लिए एक वेलवेट की शॉल थी जिसके किनारों पर कढ़ाई हुई थी। यह शॉल शायद तुम्हारे स्टैंडर्ड पर ना उतरे, थोड़ी सस्ती है, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो ले ली। अरमान ने कान सहलाते हुए कहा। नहीं, बहुत प्यारी है और चीज़ों की कीमत कोई मायने नहीं रखती। असल चीज़ तो प्यार होता है और यह प्यार करोड़ों अरबों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। स्नेहा ने शॉल को चूमते हुए नम आवाज में कहा। अरे रो क्यों रही हो? अरमान ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए पूछा। पता है अरमान, मेरे पापा मेरी माँ को बहुत मारते थे। उन्हें बदसूरत कहकर ताने देते। फिर उन्होंने मेरी माँ को तलाक दे दिया क्योंकि वह मेरा सौदा करना चाहते थे। सब खत्म हो गया था, लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर मेरी शक्ल की वजह से मैं अपने पति के दिल में जगह न बना सकी तो क्या होगा। लेकिन मेरे मामा ने मुझे एहसास कराया कि मैं भी खूबसूरत हूँ, क्योंकि शर्म और पवित्रता ही असली खूबसूरती है और इस खूबसूरती की हिफाजत इंसान को और भी खूबसूरत बना देती है। और आज आपने मुझे प्यार का मान देकर मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। वो नम लहजे में बोली। मैं वादा करता हूं तुमसे स्नेहा कि मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा और हमेशा तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटाऊंगा। अरमान ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, जबकि स्नेहा ने सुकून से उसका सीना थामकर उस पर सर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ महीनों के बाद पायल के पति रोहन ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी और पायल इस बात पर उससे काफ़ी लड़ती रही। रोहन ने कहा कि उसके पास 2 पत्नियां रखने की ताकत है तो उसने शादी कर ली और वह भी उसके साथ रह सकती थी। तो कोई बात नहीं, लेकिन पायल ने तलाक ही लिया। जिस दिन से वह घर आई थी उस दिन से एक बार भी अरमान ने आकर उससे मुलाकात नहीं की थी, मगर वह हर रोज़ उसे और स्नेहा को एक साथ देखकर जलती कुड़ती रहती। तो वह आज सीधे अरमान के कमरे में आ गई थी, जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकल कर आया था और वार्डरोब खोले अपने कपड़े तलाश कर रहा था। पायल ने पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। ये रोमांस बाद में कर लेना मेरी जान, पहले मेरे कपड़े निकाल दो, वो मुस्कुराकर बोला। मगर दरवाजे के पास पत्थर बनी खड़ी स्नेहा को देखकर हड़बड़ा गया और साथ खड़ी पायल को आश्चर्यजनक नज़रों से देखा, जो उसका हाथ थामकर अब उसके कंधे पर सिर टिकाए खड़ी थी। स्नेहा बिना कुछ कहे वहां से पलट गई। व्हाट द हेल?
ये क्या बदतमीजी है? इस तरह तुम मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो पायल का हाथ जोर से झटकते हुए बोला। तुम मुझसे प्यार करते थे अरमान, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। हम दोनों को देखो कितनी खूबसूरत लगते हैं। हमारी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जाएगा। मैं तो उस रोहन से वैसे भी बहुत डूब चुकी थी। शुक्र है उसने मुझे तलाक दे दी। अब हमें मौका मिल चुका है, हम एक हो सकते हैं। प्लीज अरमान, पायल और करीब आकर बोली तो वह उसे जोर से धक्का देते हुए नफरतों से देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगी और मैं तुम्हारी तरफ फिर से झुक जाऊंगा? मर्द के दिल से जब एक औरत उतर जाती है ना, तो फिर वो कभी अपनी जगह वापस नहीं बना सकती। और तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। और तुमने क्या कहा कि मेरी और तुम्हारी जोड़ी चांद सूरज की लगेगी? नहीं, यह सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं तुम्हारे जैसी लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं जी सकता। भगवान ने शायद मुझे मेरे ही स्वभाव की लड़की दी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और पता है तुम दिखने में उससे ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसका दिल तुमसे ज्यादा कहीं खूबसूरत है। वो दिल से खूबसूरत है। तुम उसके जैसी नहीं हो जो रिश्तों को खराब करती हो। आगे से मेरे साथ ऐसी बकवास की ना तो मुंह तोड़कर रख दूंगा और फिर से मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। वो घृणा और तिरस्कार से बोलता चला गया और पायल उसे देखती रह गई। फिर वो उसके साइड से तेजी से बाहर आया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठी रोती हुई स्नेहा के पास जाकर बैठ गया। विधवा हो गई हो जो ऐसे शोक मना रही हो? वो पास जाकर चिढ़कर बोला तो उसने तड़प कर उसके होठों पर हाथ रख दिया। कैसी बातें करते हो? अशुभ मत बोलो। वो उसका हाथ हटाते हुए गुस्से से बोली। मेरे साथ लड़ने में तो हर वक्त शेर रहती हो और अपने हक की बात करती रहती हो, और आज जब बोलने का मौका था तुमने कुछ भी नहीं बोला और वहां से चली आई। वो शिकायती निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मैं खुद ही वापस आई क्योंकि मैं जानती हूं आप उसे पसंद करते हैं। अगर वह आपकी लाइफ में आना चाहती है और आप उसे अपनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हट जाऊंगी। वो सिर झुकाकर बोली, एक थप्पड़ मारूंगा जोर से तुम्हारे मुंह पर। समझती क्या हो खुद को तुम? इतने दिनों से झक मार रहा हूं क्या तुम्हारे पीछे? दीवानों की तरह भागता हूं और अब भी उससे मुंह तोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। अगर मुझे उसे अपनाना ही होता तो तुमसे पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और ना ही तुम्हारी अनुमति की, और यह बकवास आगे से की ना तो सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिजूल में मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। वो तब कर बोला, देखा ऐसे बोलते हैं आप? अगर प्यार होता तो ऐसे नहीं बोलते। वह भी गुस्से से बोली तो अरमान ने उसके बाजू से खींचकर उसे अपने सीने में भर लिया। ओ मेरी झांसी की रानी, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो, मुझे नहीं समझ सकती क्या? मैं तो अब तुमसे ही प्यार करता हूं। वह कहते हुए एक नरम स्पर्श उसके माथे पर लगा गया और स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। पायल को क्या जवाब दिया? नरम आंखों से पूछा तो वह मुस्कुरा दिया। प्रपोज किया था उसने। फिर वो एकदम सीधी हुई। मैंने कहा कि सोचकर बताऊंगा। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो स्नेहा ने बेचैनी से उसे देखा और उसके चेहरे का उड़ता रंग देखकर वह जोर से हंस पड़ा। वो जवाब में नम आंखों से उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। वो मुस्कुराते हुए फिर से उसे अपने घेरे में ले गया और आंखें मूंद चुका था। उसकी जिंदगी बन चुकी थी और उसके बिना वह जीने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। प्यार के लिए खूबसूरती होना जरूरी नहीं होता और ना ही खूबसूरती अच्छी किस्मत की मोहताज होती है। भगवान ने वही लिखा होता है जो नसीब में होता है, और जिसका दिल जितना अच्छा होता है उसे कदरदान मिल जाए तो उसकी किस्मत संवर जाती है। और ऐसा ही कुछ स्नेहा के साथ भी हुआ था। वह हमेशा से एक डर के साए में जीती रही थी कि ना जाने उसका पति कैसा होगा, और उसने अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ और सिर्फ भगवान से अपनी अच्छी किस्मत की प्रार्थना की थी, और भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकारता के रूप में अरमान को उसे दे दिया, जो ना सिर्फ दिल से खूबसूरत था, देखने में भी किसी राजकुमार से कम नहीं था, और दूसरी तरफ अरमान जो कभी हुस्न का दीवाना हुआ करता था। जब से उसने असली हुस्न जाना, जो कि दिल का हुस्न होता है, उसे पता चल गया था कि स्नेहा जैसी लड़की ही उसकी जिंदगी को संवार सकती है, और ना सिर्फ संवार सकती है बल्कि उसने संवार भी दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट थे। दोनों लड़ते झगड़ते मगर एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ,
नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर बताएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।